कल क्या करा था लास्ट हमने, एक बार देखना। अच्छा, आज मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होएगा इसका सारा। चल, कल हमने लास्ट कुछ पैराग्राफ भी लिखा था, लास्ट में लिखा था ना। देखिए, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एब्सेंट कौन है आज? चिराग सर। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखे लेट द टू वेव्स। क्या देखा था हमने कल कि दो वेव्स दो अलग अलग स्लिट से निकली और सुपर इम्पोज कर गई। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आई, तो उसके ठीक सामने ब्राइट फ्रिंज बनी, और जहां क्रेस्ट पे ट्रफ आई वहां डार्क फ्रिंज बनी। तो आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखते चले गए। इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं इसको। लिखिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट द टू वेव्स गिवन बाय, आज तेरी आत्मा क्यों नहीं आई? अच्छा, लेट द टू वेव्स गिवन बाय द टू कोहेरेंट सोर्सेज बी बहुत छुट्टियां कर ली, अब रेगुलर हो जाओ। मुझे याद नहीं की थी, शायद की थी भाई, की थी नहीं, पिछली क्लास में अपलोड नहीं की मैंने। अपलोड कर दी हो, कर दी ना अपलोड शायद, मुझे ध्यान नहीं। देखना पिछली क्लास की है मुझे कुछ ध्यान आ रहा है सही के। देखो अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, पहले भी हम पढ़ चुके, ये क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कब? एट एनी टाइम t। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ठीक है, अब ये वेव्स क्या करेंगी? सुपर इम्पोज करेंगी। लिखिए सर, और फाई क्या है इसके बीच में? फेज डिफरेंस। कोहेरेंट सोर्सेज कौन सी सोर्सेज होती हैं? हाँ वितिन, कौन सी सोर्स होती है? किस तरह की सोर्स होती है? कैसी लाइट निकालती हैं? वेरी गुड, परपेंडिकुलर लाइट निकालती है। किसी एंगल पे निकालती है, एक्यूट एंगल पे। हाँ हाँ, पता नहीं कहां से निकालती है बेटा, मुंह सूंघिए उसका। क्या कर रहा है तो बेकी बेकी सी बातें कर रहा है। हाँ, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालती हैं। मोनोक्रोमेटिक भी कह सकता हूं इसको, और विद अ जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये जो फाई है ये वही कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक, आया फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी कहता हूं साथ मत बैठा कर। सेवन क्या होने? अच्छा, ये सॉरी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन।
ये मत लिखना इधर वाला पार्ट लिख दिया गए। चलो लिख दिया। बुक्स पढ़ लेना, किसी में इसका रीज़न नहीं है कहीं पर ये इसको क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया। जितने किताब चाहो किताबें छान लो, नेट पे छान लो, इसका रीज़न दे ही नहीं रखा। एसएल में, प्रदीप में, जो किताब हो सब में देखना यही लिखा हो, कहीं कुछ नहीं लिखा हो। मैं बड़े परेशान था कई साल, फिर मैंने खोजा, बड़ी मुश्किल से मिला एक किताब और बताता हूँ आपको कैसे है। ये जो चीज़ कर दी इन्होंने, ये रेक्टिफिकेशन वाला काम है किताब में, सिंपल सिंपल ये रखा है कि इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो, यहाँ से मिल रहा है। क्यों किया, कैसे किया, वो अब समझें ध्यान से। ये हल हो गया सारा आपको, थोड़ी जगह चाहिए इसके, मैं घर वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। क्वेश्चन रेज हो रहा है यहाँ, तो ये क्या कर दिया आपने, ऊपर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर तो आपने क्या किया, साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद आपने ब्रैकेट खोल दिए, साइन ओमेगा टी इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये तामझाम आ गया और ये आ गया। आपने इन दोनों को आर कॉस थीटा लिख दिया, इन दोनों को आर साइन थीटा लिख दिया और इक्वेट करके आपने बोला जो दो वेव को सुपर इम्पोज होके रिजल्टेंट वेव आई वो भी सिंपल हार्मोनिक ही थी। यहाँ तक आया। अब सवाल ये कि ये क्या है, आपने गौर किया ये क्या लिखा है, थीटा है फेज डिफरेंस रिजल्टेंट वेव और फर्स्ट वेव के बीच में। मान लो ये तुम्हारी दो वेव्स थी, इसका एम्पलीट्यूड था ए, इसका एम्पलीट्यूड था बी, और ये आया था इसका रिजल्टेंट आर। ये आया ए और बी के बीच में एंगल क्या था, फाई। शुरुआत से लेके चले, ये देखो इनके बीच में एंगल क्या था, फाई। थीटा क्या है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेव के बीच का एंगल। अब जरा कंपोनेंट्स तोड़ने वाला हूं। आर का कंपोनेंट इस तरफ लेता हूं और बी का कंपोनेंट भी इस तरफ लेता हूं। बी का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, बी कॉस फाइव आएगा। बी का कंपोनेंट इस तरफ बी कॉस फाइव और आर का कंपोनेंट इधर आर कॉस थीटा। सुन रहे हो नहीं ध्यान नहीं करते, इधर देखो दोबारा से। इस तरफ ए तो पहले से है, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या आएगा, बी कॉस फाइव। तो इस वाली डायरेक्शन में दो चीजें जुड़ नहीं गई, ए और बी कॉस फाइव है ना। इस तरफ ए तो पहले से था, बी का एक कंपोनेंट भी इस तरफ आ गया जो इसके साथ जुड़ गया, तो बी और बी कॉस फाइव और ए हो गया, है ना। इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट का कौन सा कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा।
तो इसका मतलब ये आ गया r cos। वो देखो लिखा हुआ a प्लस बी cos फाइव किसके बराबर आ गया, r cos थीटा आ गया। दूसरा वाला देखो, दूसरे को कैसे लिखोगे, b sin फाइव, b का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस तरफ कितना आएगा, ये एंगल कितना है 90, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आया b sin फाइव आया ना, b sin फाइव, b का कंपोनेंट इस तरफ b sin फाइव, a का कंपोनेंट इस तरफ कुछ भी नहीं, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके 90 पर नहीं टूटता, तो a का कंपोनेंट इसके 90 पर थोड़ी आएगा, तो ये केवल क्या आया b sin फाइव। r का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर, b sin फाइव और r sin थीटा दोनों बराबर। फाइनली तो a और b को जोड़कर रिजल्टेंट ही आ रहा है, तो जो a और b के टुकड़े आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो r के टुकड़े के बराबर होगा। टुकड़े माने कंपोनेंट, तो r का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वो इन दोनों के कंपोनेंट के बराबर ही तो आएगा। तो हमने इनको दोनों को ब्रेक कर दिया, इसको बना लेते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया वो छोड़ दो, इसे याद करो, आगे निकल जाओ, इसमें पीएचडी करके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक। फिर भी मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा दोबारा। छोड़ दो, अब जो तेरा चेहरा देख लिया मैं तो समझा दूंगा, मेरा काम मैं दोबारा बनाऊंगा, छोड़ दो, हटा दो डायग्राम, हाँ बना लो। आज तक तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसी चॉइस भी हो रही है क्या, साइंस के साथ कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले लेते हैं? एक बच्चे ने केमिस्ट्री छोड़ दी, केमिस्ट्री की जगह कुछ और कॉमर्स ले लिया, कुछ हो रहा है क्या? फिजिक्स की जगह अच्छा वो राशि सेम है, सब्जेक्ट बदल गया, ये क्या तरीका? नहीं ऐसा तो बोर्ड ने बना दिया ना, इसका मतलब बढ़िया। तुमने 11वीं में तुम्हारे साथ नहीं माने तो 8 से देखिए ये लिखा होता इधर 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 इधर, ए और बी दोनों के बीच का एंगल 5, इन दोनों का पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये आ गया रिजल्टेंट, आ गया। अब रिजल्टेंट कैसे आता है, अगर आपको पैरेललोग्राम लो याद हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप रिजल्ट देखो, फाइनली रिजल्ट क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, r का टोटल वैल्यू क्या आया, यही आया, वही आएगा, तो रिजल्टेंट तो वही आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और तरीके से देख रहा हूँ, अभी r को छोड़ दो, मैं पहले इस तरफ देखना चाह रहा हूँ कि इस तरफ क्या कंपोनेंट्स बनते हैं। a तो है इस तरफ, क्या b का कंपोनेंट भी बना सकता हूँ इस तरफ में, हाँ बना सकता हूँ, तो b का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा, b cos। अब आप देखो इस डायरेक्शन में आपके पास दो चीजें ऐड हो रही हैं, a और b cos पर, हो रहे कि नहीं हो रहे? अच्छा, ये तो इन दोनों के हिसाब से आया, ये तो इन दोनों के हिसाब से आया। अब इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ r का, r क्या है, रिजल्टेंट माने a वेक्टर प्लस b वेक्टर, रिजल्टेंट माने a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट इन दोनों को जोड़कर ही तो आया। अगर इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो क्या ये उन दोनों के बराबर नहीं आएगा जो मैं मिटा दिया था मैंने? थीटा क्या लिखा था आपने, r और फर्स्ट वेव के बीच का एंगल, ये तो r का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, ये रिजल्टेंट किसका है, a और b का, तो a और b के कंपोनेंट इस तरफ कौन कौन से हैं,
एक तो खुद ए था और एक बी का कंपोनेंट इधर कितना बी, ये तो आया कि केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मैं इसका कंपोनेंट तोड़ने वाला हूं इस तरफ। जब भी कंपोनेंट्स टूटते हैं तो रेक्टेंगुलर ही टूटेंगे ना, परपेंडिकुलर ही टूटेंगे ना। एक इधर तोड़ दिया, एक इधर तोड़ दिया, तोड़ दो। तो मैं कब करूँ, ए का नहीं लूंगा, ए का नहीं लूंगा, बी का तो लूंगा। तो बी का कंपोनेंट इधर कितना था, बी cos फाइव, इधर कितना है बी sin। ए का कंपोनेंट यहाँ आएगा नहीं, उसकी बात ही खत्म कर दो। तो इधर क्या रहेगा बी sin। रिजल्टेंट का भी तो कंपोनेंट होगा फिर इधर, वो कितना है, अगर r का कंपोनेंट इधर r cos थीटा है, इधर कितना होगा इसको इक्वल, वो आपके सामने। इतने के बाद भी नहीं आया, छोड़ दो, याद कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये कोई पीएचडी नहीं करवाने का, इसको समझ में आ जाने से क्या होगा। ठीक, दुखी ना करो, बस करते रहो, मेहनत करते रहो, आता रहेगा कुछ ना कुछ। तो रिजल्टेंट वेव क्या निकली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। एक ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक्स में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लिख लेना नहीं पड़ता। और ऑप्टिक्स में जनरली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू बना है। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल इक्वल आ गई, एम्पलीट्यूड के। याद कर लेना इसको, इंटेंसिटी का आज मैंने एक नई चीज सीखी, तुमसे शेयर करता हूँ। बारिश हमेशा मिलीमीटर में क्यों नापते हैं, इतने मीटर मिलीमीटर बारिश हुई, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, 1 मिलीमीटर बारिश हुई, क्या मतलब है, आसान भाषा में क्या मतलब है, 1 मिलीमीटर बारिश हुई, 10 मिलीमीटर बारिश हुई, क्या मतलब है, आज ही सुनना था, मैं रील दे रहा हूँ। बताओ बताओ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, जैसे ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर इसमें 1 लीटर पानी गिरता है, 1 लीटर पानी गिरता है, तो उसको हुआ 1 mm बारिश में। तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया माने 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, उस पर 1 लीटर पानी गिरता है, इसे कहते हैं 1 mm रेंज जो। हालांकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके निकाला हुआ इन्होंने, लेकिन एक आम भाषा में हमें समझ में भी आना चाहिए कहने का क्या मतलब है। ठीक, अगर वो कहता है 10 mm बारिश हुई है, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 लीटर पानी गिरा। अब आप सोचो गुड़गांव में कितना सारा एरिया पड़ा हो, उस पर अगर 10 mm बारिश होगी तो उतने बड़े एरिया का मीटर स्क्वायर निकालो और उस पर कितना लीटर पानी आएगा, करोड़ों लीटर पानी गिरता है एक बार की बारिश में, ये निकाल सकते। चलो आगे चलो। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब बहुत बार बता चुका, 11वीं में भी करते थे। सुंडू बताओ, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, लिख लो कहीं पर। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सुहानी, आर क्या है? नहीं, आर रिजल्टेंट नहीं। आर क्या है, कोई बताएगा खुल के अच्छे से? हिमांशी जी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है आर। तो क्या मैं इस वाली फॉर्म को कुछ और तरीके से लिख सकता हूं? आपने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, स्क्वायर कर दो इसकी भी, स्क्वायर करते रूट गया। ये किसका एम्पलीट्यूड है? रिजल्टेंट वेव का। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, सॉरी हाँ, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या देता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पहली वेव की, इंटेंसिटी दूसरी वेव की, 2 रूट I1 I2 cos 5, ऐसे भी लिखा जाएगा।
आर क्या है? आर क्या है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या देता है? इंटेंसिटी। तो ये किसकी इंटेंसिटी है? रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है। ठीक, I1 I2 2I1 I2 वंडर, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। आगे आंसर, आगे चलो। कहाँ युद्ध चल रहा है? यूक्रेन में नहीं, अरे कौन से टॉपिक पे चल रहा है कि भैया कहीं लाइट बैंड, कहीं डार्क बैंड, कहीं लाइट बैंड, कहीं डार्क बैंड क्यों बन रहा है? युद्ध तो साइड में चल रहा है, फिलहाल हमारा युद्ध क्या चल रहा है? लाइट बैंड डार्क बैंड क्यों बन रहे हैं? अभी तक तो कुछ सीखा नहीं कि लाइट कहाँ से आई, डार्क कहाँ से आई, कुछ नहीं करा हमने। हाँ कुछ, हाँ दो वेव्स निकली थी। कहाँ से निकली थी? दो वेव्स, दो स्लिट से। दोनों वेव्स ने क्या किया? सुपर इम्पोज हुए, इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस करने के बाद कुछ पैटर्न दिखा। हम उस पैटर्न को ही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइट ज़्यादा कम क्यों हो रही है। पहले एक बात कोई बता भी रहा था कि ये बता रहा था यशमी, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। आज उस कंट्रास्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखिए आगे, हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया और ट्रफ के ऊपर, बहुत बढ़िया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया तो लाइट की इंटेंसिटी स्क्रीन पर बढ़ जाती है। यही तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, यही तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। लिखिए, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, I1 तो एक स्क्रीन से निकली, एक स्लिट से, ये दूसरी स्लिट से निकली, दोनों इंटरफियर हुई, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो ये आया। अरे 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 मेरे से गलती हुई, सॉरी यार, ध्यान नहीं किया मैंने। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो इंटेंसिटी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई को मैक्सिमम करने के लिए, ये तो बदलेगा नहीं, जो स्लिट से लाइट निकली वो थोड़ी रोशनी बढ़ जाएगी उसकी, क्या चेंज हो सकता है? फाई। कॉस फाई कैसा होना चाहिए? 1 कैसा है? मैक्सिमम। कब कब आता है? 0 पे, 0 पे, और है नहीं सर, कॉस वेरिटी -1 होता है। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो ये आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, इस पे आता जाएगा। cos फाई की वैल्यू कैसी आएगी? मैक्सिमम। अब ये मत कहना -1 भी तो मैक्सिमम है दूसरी डायरेक्शन में। इस फॉर्मूले को देखो, अगर आपने cos 180 डाल दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा? तो फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? तो घट गई, बढ़नी चाहिए ना, है ना। तो cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 आई, और वो किस किस पर आई? अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो 2n पाई आ। अब ये रिजल्ट में अगले 3 दिन रोज इसके गाने गाऊंगा, रोज याद रखना है इसको। 2n पाई, 2n पाई, 2n पाई। मैक्सिमा की कंडीशन, फेज डिफरेंस 2n पाई। मैक्सिमा की कंडीशन मैं लिख देता हूँ गाइड में, इसको तो छोड़ना ही नहीं है हमें, बार बार याद करना है। मैक्सिमा की कंडीशन हो गई कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई, और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से। ठीक है, समझा सकते हो क्या कह रहा है? समझता नहीं है। लास्ट ईयर किया था, मैं याद दिला रहा हूं। क्या कह रहा है? फेज डिफरेंस 0 का हो, 2 पाई का हो, 4 पाई का हो, तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। देखिए जरा ध्यान से, कोई कुणाल बाबू इधर आइए। इन दोनों में फेज डिफरेंस बताइए बेटा, नितिन पहले देख लेगा। इन दोनों में फेज डिफरेंस बताइए। 0 कोई फेज डिफरेंस नहीं है। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पे ट्रफ आ रही है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, क्या बनेगा? मैक्सिमम। क्या बनेगा?
कितना आगे निकल गई है इससे? एंगल याद करो, 0, 90, 180, 360, तो ये कितना आगे आ गया? फेस का डिफरेंस कितना? 2 पाई। अभी भी क्या होगा? क्रेस्ट पे, ट्रफ पे, यही चीज कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सरका के इधर ले आते हैं, यहाँ तक। क्रेस्ट पे ट्रफ आ जाए, इधर आओ। कुणाल बाबू इधर देखो, अब की बार देखो इन दोनों में, ये 0 और ये, अब क्या होगा? क्रेस्ट पे ट्रफ आ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कम लाइट, मिनिमा, ये सब बनेगा। तो इसमें जो डायग्राम बने हुए हैं वही चीज वहां लिखता जा रहा हूं, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं है उसमें रटने को। वो क्या कह रहा है? फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, हमने क्या देखा? फेज डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है? 0 डिग्री। यहाँ कितना आ गया? 2 पाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली वेव और ये वाली वेव डिस्टेंस में कितना फर्क आ गया? दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड में कितना फर्क है? लैम्डा। देखो ना, ये पूरा एक लैम्डा ही तो होता है, एक वेव बन गई। तो ये वाली वेव और ये वाली वेव में पाथ का डिफरेंस कितना है? इस वाली वेव और इस वाली वेव में फेज का डिफरेंस कितना है? ये हमेशा याद रखना। चाहो तो डायग्राम नहीं रखना, बना लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। ये और सबसे आसान जब आपको ये समझ में ना आए फेज डिफरेंस 0 2 पाई में मैक्सिमम क्यों बन रहा है, ये डायग्राम याद रख लेना। कहीं रफ में बना दो, पता नहीं कब पढ़ने को नंबर आता है। जिंदा हो जा। एक तो बाल इतने बड़े कर रखे हैं, इसमें चिड़िया बिठा दी तूने। इधर आ जाए, इधर लड़कियों के पीछे से इधर हट जा, इधर आ, मुझे तो दिखता भी नहीं, ऊपर से बाल इतने बड़े कर रखे हैं। छा गया है क्या? वहाँ जो आपको मैं मैथमेटिक्स समझा रहा था ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ आपको क्या बताया जा रहा था? आपको बताया जा रहा था मैक्सिमा कब कब आएगा। तो आपने कहा जी जब फेज का डिफरेंस या तो हो ही ना, या 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो। तो ये दो डायग्राम जो बनाए गए हैं, ये उसी की मदद के लिए बनाए गए हैं कि जब फेज का डिफरेंस है ही नहीं, एक साथ 0, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, सेम फेज में है, सेम फेज में हो तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा। अगर मैं इसको 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री आगे भी बना दूं तो भी सेम आ रहा है, सेम फेज आ रहा है ना? सेम फेज तो नहीं बोलूंगा, मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई का आ रहा है, तब भी क्या हो रहा है? क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, यानी लाइट प्लस लाइट विल गिव यू मोर लाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया, अलग अलग मतलब क्रेस्ट पे ट्रफ आ गया। पाथ का डिफरेंस कितना है दोनों में? λ/2। फेज का डिफरेंस कितना है? मैं पूछूंगा मैं क्या बता रहा हूँ और तू बताएगा उसको। आज वीडियो बना के भेजने को बोला तेरे पापा ने कि मेरे बच्चे का पता ही लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ। आज भेजूंगा मैं लाइव, यहीं से लाइव टेलीकास्ट जाएगा। हो गया ये तक समझना भी बात? तो आगे चलते ये बनाना नहीं कहीं पर भी, ये बस समझने के लिए है, कभी वहां बनाने बैठो। हमारा केवल मैथमेटिकल पोर्शन से मतलब है। ये तो हटा दो ऊपर वाला गुप्ता जी।
if phase difference is 2 pi, हाँ कशिश, very good. If phase difference is 2 pi, path difference is lambda. If phase difference is 1, path difference is lambda upon 2 pi. If phase difference is 2n pi, पूरा path difference is ये दो मंत्र याद रखने हैं आप। क्या कि जब भी पाथ का डिफरेंस n लैम्डा हो और फेज का डिफरेंस 2n पाई हो तो क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। क्रेस्ट पर क्रेस्ट आएगी, ट्रफ पे ट्रफ आएगी। अभी 1 घंटा पूरा पड़ा, इधर ध्यान। ऐसे तुमने दोबारा घड़ी की तरफ देखा तो इसी टाइम छूटेगा, ठीक 1 घंटे बाद। चला क्या पढ़ रहे थे? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सामने स्क्रीन पर क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज का मतलब वहां रोशनी ज्यादा होगी। कब कब रोशनी ज्यादा होती है? कब कब ब्राइट फ्रिंज बनती है? जब फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। याद हो गया? याद हो गया? पक्का? हाँ जी, ठीक। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी का फॉर्मूला फिर लिख रहा हूं। अभी आपने बोला था ये बात, अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो जाए तो ये मिनिमम हो गई, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। तो यहाँ -1 आते ही ये माइनस हो गया, तो इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? किस किस एंगल पर -1 वैल्यू आती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ, मुझे बता दो कैसे लिख दूं इसको। ठीक, दोनों ही लिखे जा सकते हैं। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2 से शुरू होगी और यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 से शुरू। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करूंगा और जानबूझकर चेंज रखूंगा इसमें। फाई की वैल्यू कितनी? करते दोनों सही है, आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2n+1 पाई लिखोगे तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से। और 2n-1 लिखोगे तो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। बात तो ये, पहला एंगल कितना आता है? साइन और कॉस को कौन से फंक्शंस कहते हैं? पीरियोडिक कह लो या हार्मोनिक फंक्शंस कह लो। क्यों कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन कुणाल? क्योंकि ये अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करते हैं। कितनी वैल्यू के बाद रिपीट करते हैं? हाँ बिल्कुल, हर 360 डिग्री या 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। ठीक, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हो तो आएगा पाई, n की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या आएगा? दोनों में फासला देखो, अगला कब आएगा? फासला देखो। तो हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को ये रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम पीरियोडिक या हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, आगे चलो। तो आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस भी निकालो। जब फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा,
फेज डिफरेंस 1 तो पाथ डिफरेंस ये, और फेज डिफरेंस ये तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स, लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स लिखिए। ये कल आते ही क्लास में सुनूंगा अभी भी। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? फेज डिफरेंस कितना हो, क्या था 2n इंटू पाई। पाथ डिफरेंस क्या था 2n माइनस 1। ऊपर वाले में n कहाँ से शुरू करा था, नीचे वाले में मैंने 2n प्लस 1 लिया ही नहीं। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखो। क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में? दो छोटे छोटे स्लिट हैं, वहां से लाइट निकल रही है, लाइट की वेव्स निकल रही हैं, इंटरफेयर हो रहा है, और क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ ऐसी चीजें कुछ दिखाई दे रही है, और आपको पैटर्न दिख रहा है। तो ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन लिख दी और डार्क फ्रिंज कंडीशन। आगे यहीं से शुरू किया था हमने। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई की वैल्यू बोलो, और एक cos फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितनी होती है 1। अगर मैं यहाँ 1 बना दूं इसको तो R मैक्सिमम कितना हुआ, यानी यही होता है। ये तो मैथमेटिक्स में आ रहा है, अदरवाइज तो क्या कर रहे थे, अब तक तुम कर नहीं रहे थे। क्या कह रहे थे आप, एक वेव ये बना दी, एक वेव हमने इसके साथ ये बना दी, है ना। रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी, इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड ये बन। आप क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कब निकलेगा, जब दोनों के रिजल्टेंट सीधे, दोनों के एम्पलीट्यूड सीधे सीधे जुड़ जाए। ठीक, आई मैक्सिमम कितना आएगा, आई मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का। सिमिलरली आर मिनिमम कितना आएगा, हाँ -1 ए माइनस बी आएगा। ऐसा कब आएगा, एक वेव ये रही, दूसरी वेव नीचे आ गई, क्रेस्ट पे ट्रफ आ गया, माइनस कर लें। आई मिनिमम कितना होगा, लिखिए। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। आई मैक्सिमम फॉर्मूला ही समझ लो, कुछ भी कह लो इसको, तो इसका रेशियो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो। बोलो भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो
जो कि नॉर्मली हम ले लेते हैं अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो। तो आई मैक्सिमम कितना आया, a प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना आया, a माइनस ए 0। यानी जहां रोशनी पहुंचनी है उसका मैक्सिमम का कितना है 4a स्क्वायर, और जहां नहीं पहुंचनी वहां बिल्कुल ही नहीं पहुंचनी। डार्क मीन्स बिल्कुल डार्क, डार्क मीन्स बिल्कुल डार्क, बिल्कुल डार्क, एब्सोल्यूट डार्क। लिखो अब कैपिटल में लिखना जो लिखवा रहा हूं, पहले तो शॉर्ट छोटे में लिख दो। एंड इन दिस केस कॉन्ट्रास्ट विल बी मैक्सिमम, विल बी बेस्ट। कॉन्ट्रास्ट को कैपिटल में लिखो, कॉन्ट्रास्ट विल बी बेस्ट इन सच अ केस, in such a case contrast will be best। कल यही बात हो रही थी कंट्रास्ट की, कि कंट्रास्ट जब आप किसी चीज में बढ़ाते हैं, आपके पास फोन है, घर जाके देखिएगा, कोई भी फोटो ले लेना आप, और कंट्रास्ट बढ़ाना, तो जो मुंह के पिंपल है वो और ज्यादा उभर जाएंगे, आप देखना। तो जो चीजें डार्क हैं वो और डार्क, और जो ब्राइट है वो और ब्राइट हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, इस टीवी में कंट्रास्ट बढ़ा कर देखिएगा, तो आपको देखेंगे रेड कलर विल बिकम मोर 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 रेड, है ना। तो कलर्स एकदम से उभर कर आते हैं ऐसा। लेकिन हम तो यहाँ पर लाइट डार्क बैंड ही ले रहे हैं, तो लाइट डार्क बैंड में क्या होगा, ब्राइट विल बिकम मोर ब्राइट एंड डार्क विल बिकम मोर डार्क। पूरा काला, लाइट पहुंचेगी ही नहीं, लाइट पहुंचेगी ही नहीं, ठीक। एक और छोटी सी चीज, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको b से डिवाइड कर देता हूँ, आई मैक्सिमम, आर को एम्पलीट्यूड रेशियो भी कहते हैं, ठीक। कई जगह जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा आर क्या है, तो आर एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड की यूनिट मीटर, इंटेंसिटी की यूनिट एरिया की होती है, इंटेंसिटी की यूनिट एक चीज छूटी, सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी आपने क्या लिखी, एनर्जी पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, एनर्जी जूल में, टाइम सेकंड में, एरिया मीटर स्क्वायर में। और इसको भी तो पहचानते होगे, जूल पर सेकंड वॉट, इंटेंसिटी की यूनिट। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी की यूनिट्स हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक छोटा सा नोट और, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इसमें कौन सी नई चीज है, वो स्लिट का साइज जितना बड़ा करते जाओगे रोशनी उसमें से उतनी ज्यादा निकलती जाएगी, है ना।
स्लिट का साइज बढ़ाइएगा तो विड्थ तो ऑब्वियसली उसमें से रोशनी ज़्यादा निकलेगी, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। साइज बढ़ा रहे स्लिट का, लेकिन इसमें जो डार्क वाला बैंड है उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, सिर्फ लाइट वाले में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। नहीं, जो बैंड्स बनेंगे वो बराबर साइज के बनेंगे, वो हम अगला आर्टिकल करने वाले हैं। जो मोटाई होगी उसकी वो बराबर आएगी दोनों, और वो किस पर डिपेंड करेगी वो भी देखेंगे। जब आप इस तरह से करेंगे, जैसे अभी फ्रिंज की विड्थ आएगी, वो आएगी लैम्डा डी बाई डी, यानी वो डिपेंड करेगी वेवलेंथ पर, कौन सी लाइट डाली, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी पर, और स्मॉल डी पर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बीच। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्लिट हमारी सिमिलर है ना, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो। इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब सवाल ये उठ रहा है कि दो स्लिट से लाइट निकली, स्क्रीन पर पड़ी, तो पूरी स्क्रीन इल्यूमिनेट नहीं हुई। हमने उसका रीजन ढूंढा, तो हमें पता लगा कहीं क्रेस्ट आ रहा है, कहीं ट्रफ आ रहा है, तो क्रेस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रेस्ट, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो कहीं लाइट डार्क बन रहा है। तो डार्क पोर्शन वाली लाइट गई कहाँ? जो डार्क पोर्शन बने, भाई होना तो ये चाहिए था, दो स्लिट से लाइट निकली, स्क्रीन पर रोशनी आनी चाहिए थी, लेकिन जगह जगह ऑल्टरनेट डार्क बैंड बन गए। वो डार्क वाली रोशनी कहाँ चली गई? इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। कहाँ वायलेट हो रहा है भाई? समझ लो मेरी बात। लाइट, स्क्रीन पर लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन लाइट आई, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक छोड़ कर आई, बीच बीच में डार्क हो गया। तो डार्क वाली रोशनी कहाँ चली गई? हमने तो लाइट पूरी फेंकी थी उधर से, पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पर, क्यों नहीं आ रही? उसी का रीजन ढूंढेंगे, उसी का रीजन लिखो। If interference is taking place, अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो एवरेज इंटेंसिटी आएगी वो ऐसे निकाल सकते हैं। एवरेज इंटेंसिटी ऐसी आ जाएगी भाई, जहां ब्राइट आई जहां डार्क आई, उन दोनों की इंटेंसिटी ऐड कर दी, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज तो ऐसे निकलेगा। सुहानी के पेपर मिल गए जो अभी एग्जाम हुए हैं? कब है? मंडे है। किसका? बहुत बढ़िया, तो मुझसे ज़्यादा धड़कन मेरी पड़ी है। क्या आंसर आना चाहिए? 2ab तो कट जाएगा, है ना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उधर 2 से ये भी कटेगा, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तैयारी में कुछ फर्क पिछली बार सच्ची? अच्छा चलो, अच्छी बात है। आगे लिखो, इफ इंटरफेरेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस, इफ इंटरफेरेंस इज नॉट taking place, if interference is not taking place, then the resultant intensity is given by भाई आपने एक बल्ब जलाया, उसकी लाइट निकली, उसकी इंटेंसिटी आई, बराबर में दूसरा बल्ब जला दिया, रोशनी बढ़ गई। तो एक बल्ब की इंटेंसिटी प्लस दूसरे बल्ब की इंटेंसिटी, फिर आ गया एक इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इंटरफेरेंस हो रहा है तब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं हो रहा तब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब लाइट कहीं गायब तो कहीं नहीं हुई है। इंटरफेरेंस नहीं होता तब भी उतनी थी, हो गया तब भी उतनी है। तो लाइट क्या हुआ? लाइट का हुआ ये कि जो डार्क हिस्से वाली लाइट है वो शिफ्ट हो गई और वो ब्राइट वाले में घुस गई।
जो डार्क वाले हिस्से की लाइट है वो शिफ्ट होकर ब्राइट वाले हिस्से में चली गई है और कुछ भी नहीं हुआ है। जितनी इंटेंसिटी की लाइट स्लिट से निकली थी अभी भी वो स्क्रीन पर है, सारी इंटेंसिटी स्क्रीन पर है, गायब नहीं हुई है, पूरी की पूरी रोशनी है। सिर्फ क्या हुआ है, डार्क वाले बैंड्स की लाइट शिफ्ट होकर ब्राइट वाले में चली गई। अब जरा 2-4 पेज पीछे जाओ, 2-4 पेज पीछे जाओ और देखो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको। इसमें लिखा था इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। अब वो डेफिनेशन समझ में आएगी, उस टाइम में लिखवा के निकल आया। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां डार्क हिस्से हैं वहां की लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट होकर ब्राइट वाले हिस्से में चली गई। समझ में आई? इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। सुन लो भाई तुम लोग हैं, वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं इसलिए शिफ्ट हो रही है। वाह, करेंगे कल छुट्टी पे थे ना, थोड़ा रुकिए, लिखो आगे। एज आई एवरेज टेकिंग प्लेस, नहीं लंबा हो जाएगा, सिंपल लिखो। एज आई एवरेज इज इक्वल टू आई आर, कॉमा, इट मीन्स interference, it means conservation of energy it means there is conservation of energy in interference. It means there is conservation of energy in interference. आगे लिखो, एक ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिंपली शिफ्ट्स फ्रॉम, energy simply shifts from the place of destructive interference to the place of constructive interference. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें करने हैं। ये हमारा वीडियो में आ गया, देख लेना मस्त, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ तो शुरू हुआ है। आगे लिखिएगा एक्सप्रेशन फॉर, क्यों मुस्कुरा, 12th में पीसीएम लेनी थी है? आज मिल गई है तो बड़ा अच्छा लगा। डेफिनेशन क्या है, करिए। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, दीदी अगले पेज से शुरू कर लेंगे। आर्टिकल का नाम यहाँ लिखिएगी और सारा आर्टिकल आगे हो। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, यही पेड़ बचाएगी सारी। अब असली बात ये है, जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कितनी मोटी मोटी बनेंगी, बिल्कुल बारीक बारीक लाइन लग जाएंगी तो दिखने में मुश्किल है। थोड़ी सी मोटी मोटी फ्रिंजेस हो, जैसे तुम्हारा वो अभी जो ये लाया है हम सब, इसको स्कैन करा होगा उसने, तो वो बार कोड को स्कैन करा होगा, तो मोटी मोटी होगी तो दिखने में आसानी रहेगी, यहाँ बनी हुई है, उसकी विड्थ निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, वही कोशिश कर रहे हैं। फ्रिंज विड्थ कितनी बड़ी बड़ी बनी है, बैंड्स बिल्कुल बनाना है, ये तो सवाल ही गलत है।
क्या कह रहे हैं? उसका क्या लेना है? या फिर छोड़ो, कोई टेंशन नहीं लेंगे। वो चीज़ों को काम रखनी चाहिए। We take two coherent sources A and B. याद करो coherent source, same frequency, same wavelength, zero और constant wavelength. ठीक है? We take two coherent sources A and B at a small distance D, छोटा d. At a small distance, छोटा d. Full stop. From the coherent sources, we have placed a screen. We have placed a screen at a distance. सामने बोर्ड पे लिखा है कितना? कैपिटल D. Point O, बोर्ड पे लिखा है point O lies, point O on the screen, point O on the screen lies on the right bisector of AB, lies on the right bisector of AB. सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, जो लाइट यहां से चलेगी, इधर देखो प्लीज, जो लाइट A से चलेगी और B से चलेगी और कहां पहुंचेगी, उनमें पाथ का डिफरेंस कितना होगा? नहीं बनाइए, नहीं बनाइए, वो वाला मत बनाइए जो बनाया मैंने। उनमें पाथ का डिफरेंस कितना होगा? पाथ का डिफरेंस सेम नहीं, जीरो डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस कितना होगा? क्या बोला गया अभी? O इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। जो वेव्स A से निकलेंगी और जो वेव्स B से निकलेंगी और कहाँ पहुंचेंगी? O पर, उनमें पाथ का डिफरेंस नहीं होगा। पीछे पढ़ के आए हो पाथ का डिफरेंस, याद करना जरा। जब पाथ का डिफरेंस n लैम्डा है तो क्या बनती है? और n कहाँ से शुरू हो रहा है? अगर मैं n को 0 रख दूं तो क्या आएगा? यानी अगर पाथ का डिफरेंस है ही नहीं तो मैक्सिमा बनेगा। पाथ का डिफरेंस है ही नहीं तो क्या बनेगा? इसका मतलब O पर क्या दिखाई देगा? ब्राइट फ्रिंज। O पर क्या दिखाई देगा? ब्राइट फ्रिंज। यहां से लाइट पहुंची, यहां से लाइट पहुंची, बिना पाथ डिफरेंस के पहुंची, बिना फेज डिफरेंस के पहुंची, क्रेस्ट पर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, लाइट कैसी आएगी? ब्राइट लाइट। तो ब्राइट फ्रिंज कहां तक लिखा है? आगे लिखो, द वेव्स विच स्टार्ट फ्रॉम A। ये चैप्टर अगर आपको नई क्लास में ध्यान से सुनोगे तो ये चैप्टर का एक न्यूमेरिकल कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये अकेला चैप्टर है जिसकी असाइनमेंट साथ साथ कराऊंगा अभी चैप्टर के खत्म होते हैं। द वेव्स विच स्टार्ट फ्रॉम A and B and reach O, A and B and reach O, comma, path difference is 0. Hence they arise in same phase. Hence they arise in same phase. Same phase and create a maxima. That is a bright fringe. और इस फ्रिंज को जो यहां बनेगी, ये वाली वाइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इसका नाम आएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट
सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहलाई, बीच में बनी है ना, इसलिए सेंट्रल ब्राइट। क्या चीज नहीं, बस ये लिख देना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी ऊपर, बस ये लिख देना। आगे लिखो लेटर, अब हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ध्यान से कुणाल, हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ऊपर ले लिया, ऊपर। अब वो जो पॉइंट P लिया वहां पर फिर लाइट पहुंचेगी, A से भी पहुंचेगी और BP डिस्टेंस AP के मुकाबले में ज्यादा है। अभी हम निकालेंगे वो कितना ज्यादा है। फिर हम देखेंगे अगर ये BP माइनस AP इसके बराबर हुआ तो क्या बनाएगा, और अगर इसके बराबर हुआ तो मिनिमा बनाएगा। तो फिलहाल हमारा काम क्या है कि हम इस BP माइनस AP को निकाल लें कि ये कितना आने वाला है। निकालें, देखो, let us take a point P on the screen। हुई क्यों, समझ में आ रहा? चलो, let us take a point P on the screen at a distance x। कहां से? at a distance x, कहां से? from O। ये जो लाइन लिखवा रहा हूं ना, इसका ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये x। सारे डिस्टेंस कहां से नप रहे हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, बस ये ध्यान रखना। अभी इसमें बीच में आएगा 5वीं ब्राइट में और 4थी डार्क में कितना डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इस आर्टिकल पे पूरा जोर लगाओ, थोड़ी देर के लिए फिज साइड में रख दो, एक घूंट मारो और ध्यान रखो। इधर ध्यान, लेट अस टेक अ पॉइंट P on the screen at a distance x from O, full stop। The waves which start from A and B and reach P have a path difference, BP minus AP। जो आज खा के वही खा के आएगा, BP minus AP। आगे लिखो, BP minus AP निकाल दो। BP कहाँ है ये? पाइथागोरस लगा दूं, d स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है x, यहाँ से यहाँ तक d/2। ये क्या आ गया BP, सही कर रहा हूँ ना? ये क्या आ गया BP। AP आओ, AP में आओ। ये डिस्टेंस कितना बचा? तो ये आ गया d स्क्वायर बिल्कुल। बाद में मुश्किल आ लिया तो भाई हाथ जैसे खराब होगी। ठीक करो, ठीक। लिखो, फिर एक लाइन स्टेप बढ़ जाएगा। एक मिनट रूट लगा दी क्या? एक मिनट नहीं लगे रहे तो अगले स्टेप में कर देना, काटना पीटना मत। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम पड़ रही, मैं यही कर देता हूँ। रूट की जगह पावर 1/2 लिखा और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, और सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, मैंने तंग नहीं किया, यही छोड़।
x छोटा डी बाय बड़ा डी करो। हाँ जी, यही करेंगे और क्या पूरा खत्म कर देंगे। अब आगे लिखें। हाँ बोल, तुम तो हंस रहे हो, टाइम लगेगा। लिखो फॉर मैक्सिमा दैट इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर मैक्सिमा that is for bright fringe, path difference is path difference and lambda, path difference पूछ रहा हूँ। तो अगर ये x d by d n lambda के इक्वल हो गया तो x का वैल्यू कितना आएगा? ये किसकी कंडीशन है? मैक्सिमम। आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अगर P पर ब्राइट फ्रिंज बनी या P पर डार्क फ्रिंज बनी तो कंडीशंस क्या होंगी? तो हमें P पॉइंट पर ये देखना है कि ये जो BP माइनस AP का पाथ डिफरेंस है, अगर ये n लैम्डा के बराबर है तो मैक्सिमा बनेगी। तो यहाँ से कुछ चीजें निकालते हैं। दो ब्राइट के बीच में क्या है? एक डार्क। दो ब्राइट के बीच में क्या है? डार्क। और दो डार्क के बीच में ब्राइट। क्या एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं वो कितनी मोटी मोटी हैं, है ना, कितनी बड़ी बड़ी हैं? कुछ वो तो अभी पता लगेगा। अब आगे लिखो। जब आपने n लैम्डा लिखा था तो n की वैल्यू कितनी लिखी थी? 0 1 2 से। अब जरा x0 की बात करो, x1 की बात करो, x1 की बात करो। इसको समझ लो अच्छे से, बाद में बहुत दिक्कत होगी नहीं। x क्या है? x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब सुनना ध्यान से, तो बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए दांतों को अंदर कर लो अपने। इधर देखो, यहाँ तो कंफर्म्ड है क्या बनने वाला है? ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहाँ लाइट बिना पाथ और फेज डिफरेंस के पहुंचेगी। अब हमें ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कहाँ बनेगी? जरा डिस्टेंसेस चेक करो। x0 का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, x1 का मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, x2 का मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये फ्रिंजेस कहाँ बन रही हैं? एक फ्रिंज ये बन गई, एक फ्रिंज ये बन गई, एक फ्रिंज ये बन गई, एक फ्रिंज ये बन गई। डिस्टेंस पर ध्यान देना, ये पहला वाला डिस्टेंस, ये आपकी सेंट्रल ब्राइट। दूसरा डिस्टेंस चेक करिए। अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी, इसको मैं अभी आगे डिटेल में भी लूंगा कि डिस्टेंस कहां से लूं। आप मान लो ये रहा एवरेज, आप कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी हम इंटेंसिटी देखेंगे, जब इंटेंसिटी पैटर्न आएगा तो वो बढ़ता घटता आएगा, एक सा नहीं आएगा। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसकी ज़्यादा। फिलहाल क्या निकाल रहे हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस, सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस। कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट से। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 लैम्डा डी बाई डी में से लैम्डा डी बाई डी माइनस कर दो तो क्या आएगा? जरा गौर करो, आप इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर रहे हो तो कौन सा डिस्टेंस आ रहा है? गौर करो, ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर रहे हो तो कौन सा डिस्टेंस निकल कर आ रहा है? तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या आ गया? डार्क। यानी अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो क्या निकलेगा? लैम्डा डी बाई डी। और विड्थ को हम किससे डिनोट करेंगे?
बीटा से, बीटा से, बीटा समझ में आइए, ये है सेंट्रल ब्राइट। यहाँ से उसके बाद अगली ब्राइट कब बनेगी? एक डार्क के बाद, एक डार्क के बाद फिर ब्राइट, एक डार्क के बाद फिर ब्राइट। अब आप सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड ब्राइट की दूरी निकाल रहे हो, कितनी आ गई? और फर्स्ट ब्राइट की निकाली। और अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं तो तुम्हें दिख रहा है कि इसके बीच में जो आया वो डार्क आया, तो डार्क की मोटाई कितनी हुई? लैम्डा डी बाई। तो बीटा डार्क कितना आ गया? लैम्डा कैपिटल डी बाई। इसको ऐसे बोलना, नहीं तो डी बाई डी में कंफ्यूजन हो जाती है, कौन सा डी ऊपर है कौन सा डी नीचे। लैम्डा कैपिटल डी बाई छोटा डी। बनाइए जल्दी करिए प्लीज, है उस डायग्राम की जरूरत नहीं, अपने लिए बनाना चाहो तो बना लो, मुझे कोई मतलब। और ये कैसे निकाला हमने? चाहे तो आप x2 में से x1 माइनस कर दो, चाहे x3 में से x2 माइनस कर दो, किसी भी अगले डिस्टेंस में से पिछला डिस्टेंस माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगा? विड्थ ऑफ डार्क। दो ब्राइट के बीच की दूरी, डार्क फ्रिंज की विड्थ बता देगी आप। अरे चल गया। आया कुछ समझ में? अरे आ गया। अच्छा, अभी क्या निकाला था हमने? मैक्सिमा की बात करी थी हमने बोला ये BP माइनस AP का जो पाथ डिफरेंस है, अगर मैक्सिमा के बराबर रख दिया तो डार्क फ्रिंज निकल आई। अब की बार मिनिमा के बराबर रख के देख लेते। इफ BP माइनस AP इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। BP माइनस AP किसके बराबर आया था? x d बाई डी। तो x निकालिएगा, यहां से क्या आया? 2n माइनस 1, ये x क्या है? डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बार बार बोल रहा हूं मैं इसको, न्यूमेरिकल में खून पिएगा फिर बाद में। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, चाहे डार्क की ले लो चाहे ब्राइट की ले लो। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहला डार्क कब आया। अब मैं इसमें x नॉट क्यों नहीं डाल रहा? याद है तुम्हें n की वैल्यू क्या डाली थी हमने? इसीलिए थोड़ी सी मैंने वहां पर बदलाव किया। अब सीधा सीधा आपको पता है 0 डार्क तो आएगा भी नहीं, क्योंकि सेंटर पे कौन सी बनने वाली है? तो यहाँ पर हमने चक्कर ही खत्म कर दिया। हमने शुरुआत से हम 2n प्लस 1 लेके ही नहीं चलते, हमने 2n माइनस 1 ही लिया। पहला डार्क कितना आया? ठीक। दूसरा डार्क और तीसरा डार्क 5/2 लैम्डा डी बाई डी। अब आप इन डार्क की दूरी को माइनस करो, x2 में से x1 माइनस कर दो, कितना आएगा? लैम्डा डी बाई डी। और दो डार्क के बीच में क्या आएगा? ब्राइट। तो बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज विल बी लैम्डा डी बाई, सेम आ गया। इसका मतलब डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, लैम्डा डी बाई डी। जरा एक बार डिस्टेंसेस को दोबारा से चेक कर लो, अभी जाने से पहले 1 मिनट लगेगा।
दोबारा देखना प्लीज एक बार, लास्ट है बस, फिर चले जाना। एक बार देख लो, ये आया हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये आया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बेटा देख लो पहले एक बार, बात कर लेना। क्लास में तुम लोग आजकल डिस्टर्बेंस बहुत करने लगे हो। इतना मेरी क्लास में मैं बोलने नहीं देता किसी को, कुत्ता को पता है इस बात का। मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो। क्लास में मुझे हंसते बच्चे अच्छे नहीं लगते जब तक पढ़ा रहा हूँ। ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट। जरा डिस्टेंस बताओ। अब मुझे ये बताओ, अब ये तो डार्क है ना, यहाँ पे सारे में डार्क की दूरी कितनी निकल के आई है? लैम्डा डी बाई 2d, आधा निकला है इसको, आधा नहीं निकलेगा। जब ये दूरी लैम्डा डी बाई डी है तो इसकी दूरी कितनी आएगी? आधी। तो इसमें कोई निकालने वाली बात ही नहीं थी, लैम्डा डी बाई 2d आया। इसे याद कर लो, लैम्डा डी बाई 2d आया है ना। अब यहाँ की बताओ, इसमें क्या करते जाओ, इसे जोड़ते जाओ। तो 3/2 कहाँ आ रही है? 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, यही आती जा रही है। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी जो फ्रिंजेस बनेंगे ना, डार्क फ्रिंज की बताई मैंने आपको। डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी? डार्क फ्रिंज बनेगी दो ब्राइट के बीच में। अब मैं जैसे कह रहा हूँ पहली डार्क कहाँ बनेगी? पहली डार्क तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है उसे आधा कर दे। तो ये डिस्टेंस कितना था? लैम्डा डिवाइड, उसको आधा कर दे, तो फिर आंसर भी वही आया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ याद करने का तरीका, रिजल्ट्स याद वैसे नहीं कि रटने हैं इसको, मैं इसलिए कह रहा हूँ बीच में। अब यहाँ तक जाना है आपको, अगले डार्क तक जाना है, तो एक फ्रिंज और आ गई बीच में। फ्रिंज की मोटाई कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी। तो जो तुम्हारा ये आया था डिस्टेंस, उसमें एक लैम्डा डी बाई डी और जोड़ दो। समझ रहे हो बात को? अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क, इनके बीच की दूरी बता दो और जाओ। फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क दूरी बता दो, देखो कैसे निकलेगी। सुनो, दूरी पूछ रहा हूँ ना, दूरी पूछ रहा हूँ ना, एक्स पूछ रहा हूँ, एक्स पूछ रहा हूँ ना। फिफ्थ ब्राइट के लिए x 5 निकालो, 5 लैम्डा डी बाई डी निकल गया। इसके लिए निकालो कितना? अब याद कैसे होगा, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, सुन लो एक बार सुन लो प्लीज। जब ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। छठे, अगर आपको कहता है सिक्स्थ ब्राइट तो 6 लैम्डा डी बाई डी, फिफ्थ ब्राइट 5 लैम्डा डी बाई डी, फोर्थ ब्राइट 4 लैम्डा डी बाई डी, कोई दिक्कत नहीं ब्राइट में। डार्क वाले में जो नाम देना उससे आधा कम कर देना। अगर वो कहता है थर्ड डार्क का डिस्टेंस बताओ, अगर वो कहता है सिक्स्थ डार्क 5.5 लैम्डा डी बाई डी, अगर वो कहता है फोर्थ डार्क 3.5 लैम्डा डी बाई डी, ये याद करने का तरीका हो जाएगा। अब तुम कहीं के भी डिस्टेंसेस निकालो, जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनका तो सीधा सीधा 5वीं डार्क 5वीं ब्राइट 5 लैम्डा डी बाई डी, छठी ब्राइट 6 लैम्डा डी बाई डी। लेकिन अगर कहता है थर्ड डार्क आधा कम कर दो 2.5 लैम्डा डी बाई डी। ये डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर ओ से है ये डिस्टेंस। बस आज इतना ही करेंगे, जा सकते।